प्रारंभ करते हैं अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रशासनिक परिवर्तन भाग 2। विशेष रूप से कॉर्नवालिस द्वारा किया गया परिवर्तन। इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे कॉर्नवालिस ने अपने प्रशासकीय सुधार किए, या हम कहें तथाकथित सुधार किए, अंग्रेज़ों की दृष्टि से सुधार किए, अंग्रेज़ों के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुधार किए थे। इसके बाद अपन ने देखा था व्यापारिक सुधार के बारे में, और उसमें बताया था कि व्यापार के संबंध में इन्होंने क्या सुधार किए। अब आगे उसके प्रारंभ करते हैं न्यायिक सुधार के बारे में, न्याय संबंधी सुधार के बारे में उन्होंने कौन से कदम उठाए और उसका क्या परिणाम रहा, इसकी आज समीक्षा करेंगे। न्यायिक सुधार होता क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ी? जब अन्याय बढ़ेगा तो न्याय की ज़रूरत पड़ेगी, और अन्याय इतना बढ़ गया था कि हर जगह पर अन्याय ही अन्याय था। स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत आ पड़ी थी। जो काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने चालू किया था उसे इसने आगे बढ़ाया। इसमें सर जॉन विलियम्स की सहायता ली गई, जो उस समय कानूनविद थे। कॉर्नवालिस से पहले जो न्याय व्यवस्था थी उसमें दीवानी न्यायालय केवल न्यायिक कार्य करते थे, लगान से कोई संबंध नहीं था। अब जब 1786 ईस्वी में संचालक मंडल ने कहा कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जज के कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए, तो 1787 में कॉर्नवालिस ने तीनों के एक साथ मिला दिया, और 93 में जब भूमि स्थायी बंदोबस्त करने के लिए किया तो भू राजस्व वसूल करने के काम को भी न्याय से अलग कर दिया गया। इसने अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी और फौजदारी अदालतों को गठित किया। इनमें अदालतों का एक क्रम बनाया गया। यहाँ ध्यान रखेंगे दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत क्या होती है। इसमें भी ध्यान रखने की विशेष बात यह है, सबसे मुख्य है चोरी, हत्या और बलात्कार। इनसे संबद्ध जितने कानून हैं वे सभी फौजदारी अदालत के अंग हैं। राजस्व, सामाजिक संबंध, धार्मिकता, इन सब से जुड़े जो मुद्दे हैं वे दीवानी अदालत कहलाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि फौजदारी में मेन रूप से ध्यान रखो कि चोरी, हत्या, बलात्कार मेन रूप से 3, बाकी सब लगभग बाकी सब दीवानी, यही 3 फौजदारी में आते हैं। चलें आगे बात करते हैं। अब इन्होंने जो अदालत स्थापित की, सबसे पहले अदालत थी मुंसिफ की अदालत। सबसे छोटी इकाई इसी बनाया गया, और इसका अध्यक्ष अमीन या मुंसिफ होता था, इसीलिए इसे मुंसिफ अदालत कहा जा रहा था। इनका काम था ऋण लेने और देने से संबंधित जो झगड़े थे उनको निपटाना,
और 50 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार इनको दिया गया था। आज भी आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे मुंसिफ अदालत लिखा हुआ, ये परंपरा चली आ रही है। 50 रुपये की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। बाकी यहाँ भी सबसे छोटा अदालत यही है। दूसरे क्रम पर जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गई, जो मुंसिफ अदालत से बड़ी थी, और हर ज़िले में एक अदालत बना दी गई। एक यूरोपीय जज नियुक्त कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए हिंदू मुसलमान परामर्शदाता बना दिए गए और दीवानी मुकदमे की सुनवाई इस अदालत में होती थी। जो मुंसिफ अदालत की बात को स्वीकार न करे वो यहाँ आ सकता था। उसके विरुद्ध, मुंसिफ अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता था। लेकिन यह भी यहाँ ध्यान रखें, ये भारतीयों के लिए था। जो यूरोपीय थे यानी ब्रिटिश के लोग थे, उनके ऊपर लागू नहीं था। उनके लिए कोई मतलब नहीं था ये दीवानी अदालत, छोटी अदालत, कोई फैसला कोई मानने की ज़रूरत नहीं थी। चलें आगे बात करते हैं। मुंसिफ और ज़िला के बाद प्रांतीय अदालत होती थी। यही क्रम आज भी चल रहा है, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। लगभग वही स्थिति उस समय की थी, जो प्रांतीय अदालत थी, जिसमें जिला अदालत के विरुद्ध अपील किया जा सकता था और न्याय की एक अपेक्षा की जा सकती थी। इसने 4 प्रांतीय अदालतें स्थापित की: कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद। क्योंकि सभी व्यक्ति कलकत्ता नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए इसने किया कि 4 भाग में बांट दिया और सभी अदालतों में 3 अंग्रेज न्यायाधीश बैठा दिया और इनकी सहायता के लिए काजी, मुफ्ती और पंडित नियुक्त कर दिए गए। इनकी लिमिट बनाई गई 1000 रुपये तक का निर्णय देने का। इससे अधिक की अगर आपको अपील करनी है तो सदर दीवानी में जा सकते हैं। जैसे आज के दिन में हम कहें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उसमें सदर दीवानी बना दी गई थी। अच्छा, ये जो सदर दीवानी थी, यह न्याय की अंतिम इकाई थी और इस अदालत का अध्यक्ष सामान्य तौर पर गवर्नर जनरल होता था और उसके जो सदस्य थे वह उसकी काउंसिल के सदस्य जो थे इसके सदस्य होते थे। इसका काम प्रांतीय दीवानी न्यायालय के आगे था, जो उनके विरुद्ध अपील को सुन सकता था। तो यह एक ऊपर की अदालत थी। इसे हम एक तरह से मान सकते हैं जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के काम किए जाते हैं। इनको दिया गया था 5000 पाउंड या इससे अधिक के निर्णय के लिए, और
लंदन में प्रीवी काउंसिल को अपील की जा सकती थी। यह तो व्यवस्था बनी दीवानी न्यायालय की। कौन कौन सी? सबसे पहले मुंसिफ अदालत, दूसरा जिला दीवानी अदालत, तीसरा प्रांतीय अदालत और चौथा सदर दीवानी अदालत। अब बात करते हैं फौजदारी से संबद्ध कुछ अदालतों की। सबसे छोटी अदालत जो थी वो दरोगा की थी। जैसे अध्यक्ष ही होता है थानेदार का कहलाता है, यानी थानेदार या अध्यक्ष या दरोगा छोटे मोटे मारपीट के निर्णय इनके पास आते थे और उसका निर्णय इनको करने का अधिकार दे दिया गया। उसके ऊपर जिला निजामत अदालतें बनाई गई हर ज़िले में। इसमें अंग्रेज़ न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए और कानूनी परामर्श के लिए एक कोई लोकल व्यक्ति को ले लेते थे। स्थानीय व्यक्ति सहायता करता था। ये ज़िले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के मुकदमों की सुनवाई करते थे और दरोगा के ऊपर थे, दरोगा के निर्णय के विरुद्ध सुनते थे। इसके बाद प्रांतीय निजामत अदालत थी। यह भी 4 जगह बनाई गई, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ये लगभग हाई कोर्ट जैसे ही थे क्योंकि इसमें दोनों तरह की बातें सुनी जा रही थी, दीवानी के, फौजदारी की भी। और जो इसमें अलग बात थी कि निजामत अदालत में 2-2 अंग्रेज़ न्यायाधीश नियुक्त कर दिए थे, जबकि दीवानी में 3 अंग्रेज़ न्यायाधीश थे, फौजदारी में 2-2। तो इसमें 2-2 नियुक्त कर दिए गए और 3 स्थायी परामर्शदाता नियुक्त किए। यह नीचे की अदालत यानी जिला न्याय निजामत अदालत के विरुद्ध अपील को सुनती थी और अपना निर्णय देती थी, लेकिन इन्हें मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। इससे पहले इन्हें सदर निजामत अदालत से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी और अपराधों की छानबीन करने के लिए, उसकी जांच के लिए यह अपने क्षेत्र का दौरा भी करती थी। इसके बाद सदर निजामत अदालत आती है और यह अदालत अंतिम न्यायालय था फौजदारी मामले का। कलकत्ता इसका मुख्यालय था, गवर्नर जनरल इसका अध्यक्ष और गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के सदस्य थे वे इस अदालत के भी सदस्य। यह अदालत प्रांतीय अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनती थी और इसका निर्णय अंतिम मान लिया जाता था। तो यह एक आखिरी अदालत के रूप में थी। अब बात करते हैं इसके बाद अपन देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने और कौन सा काम किया, उसकी बात चर्चा करते हैं। आज इतना ही। शेष भाग
अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।